हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप सभी को पता है इस बार के सीटेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बजाय तार्किक प्रश्न यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप कब कर पाएंगे? जब आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, आपने सभी मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ी हो, साथ ही एनसीएफ 2005 को भी आपने अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि एनसीएफ 2005 में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझे बगैर आप पेडागोजी के कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में एनसीएफ 2005 को बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रश्नों के आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं बता दूं, मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट यूपी टेट के साथ सुपर टेट और D++ भी मैंने क्वालिफाई किया है और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एनसीएफ का जो हिंदी में पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीएफ से जुड़े हुए हैं। देखिए, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में जो कमेटी बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एसपाल थे। ठीक, इसके आगे है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रारंभ करने से पहले कुल 21 फोकस समूह बनाए गए थे, जिन्होंने क्या किया था? स्कूली शिक्षा का गहनता से। यहीं पे आप एनसीएफ का अर्थ समझ जाएंगे कि एनसीएफ आखिर है क्या। तो एनसीएफ की जो कमेटी बनाई गई थी, 21 फोकस समूह बनाए गए थे, उन्होंने विद्यालयी शिक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा का बहुत गहनता से अध्ययन किया और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा करने के पश्चात एनसीईआरटी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे 3 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं आपको। प्रोफेसर एसपाल इसके अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 के। कुल 21 फोकस समूह बनाए गए थे और एनसीईआरटी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और इसका जो टैग लाइन है, एनसीएफ 2005 का जो टैग लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम या बिना भार के शिक्षा। ठीक है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र या टैग लाइन है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सभी चीज़ें आप नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर सकें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। यानी कि विद्यालय में जो बच्चों को, स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, क्या पढ़ाया जाना है, क्यों पढ़ाया जाना है और कैसे पढ़ाया जाना है। ठीक है, इसी विषय पर एक बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज है, कई सौ पन्नों का। ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बहुत सारे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं सभी में किया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद ट्रांसलेट संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं सभी में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज था। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट पे। अब इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत को आप समझ लीजिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा एनसीएफ का, और बहुत से पेडागोजी के भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि पहले ही जो भी सीटेट आज तक हुआ है लगभग 75-80 अंकों का पेडागोजी हर बार पूछा जाता था, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत है 5, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। दूसरा है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त बनाना। वैसे भी जो रटंत्र प्रणाली है, रटना है, इस सीटेट में नेगेटिव टैग वर्ड है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप। तो रटंत्र प्रणाली या रटना नेगेटिव वर्ड है, तो यही इसका दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है कि रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो शिक्षा। तीसरा है शिक्षा का, यहाँ पे शिक्षा होगा, शिक्षा का इस तरह से संवर्धन हो
कि वह बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया करा सके, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सिर्फ उनको किताबी ज्ञान ना दिया जाए, बहुत से जो भी उनके मानसिक और शारीरिक विकास करते हो सभी प्रकार के ज्ञान उनको दिया जाए। ठीक है, तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत हो गया। चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, यानी कि कक्षा में गतिविधियों को जोड़ा जाए। जीन पियाजे ने भी कहा है, आप सभी ने सुना होगा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का सृजन वह स्वयं करते हैं। ठीक है, तो वही जब गतिविधियों में शामिल होंगे बच्चे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें वो खुद से करके सीख सकते हैं। ठीक, इसीलिए करके सीखने पर बल दिया गया है एनसीएफ में भी। एक ऐसी सोच विकसित हो जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ लिख कर बहुत ही योग्य ही सिर्फ ना बने, उनमें बहुत सारे कह सकते हैं कि मोरल वैल्यूज भी हों। ठीक है, ये भी इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल हैं। वो देश के बारे में भी सोचें, ऐसा नहीं कि पढ़ाई किया जाके विदेश में जॉब कर रहे हैं, देश के बारे में भी बच्चे सोचें, ऐसा भी मार्गदर्शक सिद्धांत एनसीएफ के इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में शामिल नहीं की गई हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, जो करके सीखने वाली बात है, करके सीखने पर जिस ऑप्शन में एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिस ऑप्शन में करके सीखने पर बल दिया जाएगा वही 4 ऑप्शन में से हमेशा सही होगा। जिस ऑप्शन में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, वैल्यू दिया जाएगा, उसकी बातों को आगे रखा जाएगा, उसकी बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा, वही ऑप्शन सीटेट में हमेशा सही होगा। तो सीटेट एग्जाम में कोई भी आंसर हो, उस पर आपको एक शिक्षक के तरह बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा आंसर करना है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक बच्चे का हित जुड़ा हुआ हो, सकारात्मक हित जुड़ा हो। ठीक है, पॉजिटिव हित, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे एग्जाम में आप सही आंसर पता कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो एनसीएफ 2005 में विद्यालयी पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है। ठीक है, व्यवहारिक बनाने से क्या तात्पर्य हुआ कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जिसका वह भविष्य में इन फ्यूचर वो यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें वो पढ़ें उसका फ्यूचर में कोई यूज ही ना हो, यूजलेस चीज़ें हों। ठीक है, जो भी चीज़ें उनको पढ़ाई जाए, बताई जाए, उसका फ्यूचर में उपयोग भी सिखाया जाए, उपयोगी चीज़ें पढ़ाई जाए, व्यवहारिक चीज़ें पढ़ाई जाए जिसको बच्चा व्यवहार में ला सके अपने। ठीक, दूसरा देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो। ये जो शिक्षण सूत्र है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टीचिंग मेथड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं बहुत सारे, जैसे सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज में लाई जाएं। तीसरा है सिर्फ किताबी ज्ञान के बजाय वास्तविक ज्ञान पर भी बल दिया जाए। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को महत्व दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां पॉइंट है बच्चे काफ़ी सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीखते हैं, वो अपने आसपास के दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभव जिज्ञासाओं को कक्षा में लाया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, तो इससे पाठचर्या अधिक समृद्ध और रचनात्मक होगी। यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में विशेष तौर पे बच्चे अगर कुछ भी अपनी बात रखते हैं कक्षा में, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, हमेशा उसको महत्व देना है। और सीटेट एग्जाम में भी आप ध्यान रखिएगा, सीटेट एग्जाम में भी आपसे एक शिक्षक के तौर पे, यहाँ पे सीटेट में क्या जानने की कोशिश की जाती है, ये माना जाता है कि जो बच्चा सीटेट का एग्जाम दे रहा है वह शिक्षक बनने वाला है। ठीक है, वह उसमें शिक्षक के गुण हैं या नहीं है, वह बच्चों को कितना बेहतर ढंग से जानता है, ये सारी चीज़ें सीटेट में क्वेश्चन के माध्यम से आपसे इनडायरेक्ट रूप से पूछी जाती हैं। तो बस जब भी सीटेट का एग्जाम आप दीजिए तो एक शिक्षक की तरह सोचिए, आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं और एक वास्तविक बच्चे को ध्यान में रखते हुए आपके आस पड़ोस में जो भी छोटे बच्चे हों, जिस भी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, उस एज के बच्चे को ध्यान में रखकर आप आंसर करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा सीटेट में। और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जब ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अभी वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, और इस वीडियो को आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करें। ठीक है, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें, जैसा कि जीन पियाजे ने भी बताया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे जो पॉइंट है, अधिगम में छात्र की सक्रियता सुनिश्चित करना।
अधिगम में यानी कि सीखने में छात्र स्वयं सक्रिय होकर सीखे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक उसको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं। अधिकतर हमें देखने को यही मिलता है कि जब भी हम कक्षा में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो क्या होता है, हम बच्चों को कहते हैं शांति से सुनना। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को सक्रिय रखना है कक्षा में, तभी वो आप बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। अगला है अधिगम में चिंतन की सरलता की उपलब्धता। उसके बाद समृद्ध संपोषित अनुभवात्मक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना। संप्रेषण एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी कि बच्चे जो बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, ठीक, उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। और शिक्षक क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या होता है, सिर्फ एक सहयोगी होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक सिर्फ एक क्या है, सहयोगी है, मार्गदर्शक है बच्चों का। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 के जो लक्ष्य हैं, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के जो लक्ष्य हैं वो क्या है, वो भी ध्यान में रखिए। बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, आपका टाइम ताकि बचे, वेस्ट ना हो। देखिए, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। दूसरा है शिक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। तीसरा है अस्त्रानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग। चौथा है अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना। चौथा है शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना। एनसीएफ के सभी लक्ष्य हैं। ठीक है, एनसीएफ की कमेटी गठित की गई थी तो उसका लक्ष्य क्या था, यही सारे उसके लक्ष्य हैं। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना। प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना। विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना। बिना इंटरेस्ट के कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए क्लास में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले, लेसन पढ़ाने से पहले हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, एक एक लाइन से पेडागोजी के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। अगला है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है, ये सभी इसके क्या थे, लक्ष्य थे, किसके, एनसीएफ 2005 के। अब देखिए अलग अलग विषयों के बारे में एनसीएफ में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब यही है कि बच्चों के जो भी अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको आप महत्व देंगे। उनके स्वरों का मतलब क्या हो गया, उनकी जो बोली है, जो भी वो बोलते हैं उसको आप महत्व देंगे। उनकी सक्रिय सहभागिता यानी कि बच्चे एक्टिव होकर सीखें, इसको प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अब देखिए पर्यावरण यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है। ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के संबंध में एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अति आवश्यक है और उन्हें वास्तविक अनुभव के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि ईवीएस जो है बच्चों को वास्तविक अनुभव द्वारा उनको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ पढ़ा रहे हैं गार्डन से रिलेटेड, तो स्कूल का जो भी गार्डन है वहाँ बच्चों को ले जाकर आप वो चीज़ें पढ़ा सकते हैं। आप बादल के बारे में पढ़ा रहे हैं, खुले मैदान में ले जाकर बादल दिखा सकते हैं। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो फील्ड में ले जाकर पेड़ पौधे दिखा सकते हैं। इस तरीके से ईवीएस वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर आपको पढ़ाना है। ठीक, इससे भी क्वेश्चन बनता है। अगला है गणित विषय। मैथ्स के बारे में क्या बताया गया है, देखिए गणित विषय क्यों पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो, सोच विचार करने की प्रक्रिया जो है उनकी तीव्र हो जाए, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो। जैसे कि आईएएस का एग्जाम जो होता है, आईएएस का, ठीक है, यूपीएससी कराती है, आईएएस के एग्ज़ाम में इसकी प्रिपरेशन ही इतनी ज़्यादा टफ होती है कि फ्यूचर में जो डीएम बनने के बाद जो समस्याएं झेलने की शक्ति है प्रिपरेशन के समय ही, तैयारी के समय ही बच्चों में पैदा हो जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस झेलते हैं तैयारी के समय कि फ्यूचर में जब किसी ज़िले का जिलाधिकारी बनने के बाद स्ट्रेस झेलना होता है तो उनको सारी चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं लगती, ईजिली वो झेल लेते हैं। ठीक है, वैसे ही गणित सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो, समस्या समाधान करने की क्षमता हो। ठीक है, कह सकते हैं दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करने लगे, इसके लिए ही मैथ प्राइमरी स्तर पे पढ़ाया जाता है। सोच विचार करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए टारगेट टीचर 68,500 चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स, सीटेट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ 7905352723। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना और बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आपको डेली 7 बजे शाम को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आगे की वीडियोज आपको मिल पाएंगे। और हाँ, सीटेट की जो फीस है बहुत ही कम फीस रखी गई है, 250 में कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, 250 रुपीज़ में। और कैसे करना है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।